Hey learners, hope you all are doing well. So this is the third part video of the chapter aggregate demand and its related concept. तो इस पार्ट में हम लोग APC, APS, MPC, MPS के रिलेशन के बारे में बात करेंगे, जिसके इंट्रोडक्शन और बाकी सारे कंपोनेंट्स एज वेल एज उसका जो नेचर है वो मैंने पार्ट सेकेंड वीडियो में ऑलरेडी कवर कर रखा है. सो आई एडवाइज यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट और उसके बाद हम यहाँ पर रिलेशन समझेंगे. सो एज यू ऑल नो कि हमने हमेशा से पढ़ा है कि इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, राइट. तो जब हम लोग APC एंड APS का रिलेशन निकालने जाते हैं तो हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं. इसी इक्वेशन में अगर मैं थ्रू आउट इक्वेशन को y से डिवाइड कर दूँ, इफ़ आई डिवाइड द होल इक्वेशन विद y, right, so what I'm gonna get, y upon y is 1, c upon y is nothing but APC and s upon y, that is saving upon income, is nothing but APS. ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमेशा APC एंड APS का सम होता है 1. तो जब भी हम लोग को रिलेशन पूछें APC एंड APS का, सो दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी बिकॉज देर आर सम क्वेश्चंस वेयर आपको APC या APS में से किसी एक की वैल्यू दी गई होगी और आपको इस इक्वेशन जहाँ पर आपको 1 पता है उसकी मदद से दूसरा वेरिएबल फाइंड आउट करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पर आई होप यू हैव गॉट इट. सिमिलरली जब हम चेंज इन वाई की बात करते हैं, यानी कि अगर चेंज इन इनकम आया है तो वो जो चेंज आया है वो क्या हुआ होगा, या तो कंज्यूम हुआ होगा या तो सेव हुआ होगा. ठीक है, सो द चेंज इन इनकम लीड्स टू चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन सेविंग हियर. ठीक है, तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को चेंज इन वाई से थ्रू आउट डिवाइड कर दूं तो फिर हमको क्या मिलेगा, चेंज इन वाई अपॉन वाई, चेंज इन सी अपॉन वाई एंड चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई. ठीक है, जब भी हम उसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो वाई अपॉन वाई इज 1, change in c upon change in y is MPC and change in s upon change in y is MPC. So the relationship between MPC and MPS is nothing but 1. ठीक है, सो अगेन मैथमेटिकल टर्म्स में जब आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे तो एक वेरिएबल को हटाकर पूछेंगे या फिर एक वेरिएबल अननोन होगा तो हम इस इक्वेशन का वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. इन इक्वेशंस से हमको ये समझ आ रहा है that the sum of propensity to consume and propensity to save is always results as 1. So I hope आपको वो चीज़ समझ आई होगी. Now moving forward with the new topic, that is equation of consumption function. ठीक है, तो consumption function की equation को हम पढ़ने वाले हैं. अभी तक हमने कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है और उसके कौन से दो वेरिएबल्स होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी. अब हम उसकी इक्वेशन को देखेंगे. ठीक है, सो अभी तक हमने जितनी बार कंजम्पशन फंक्शन की बात करी है हमें यही समझ आया है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ कंजम्पशन वी डू विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन द इनकम. तो जितना भी इनकम में चेंज आता है उस हिसाब से जो हमारा कंजम्पशन होता है उसको ही हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं और उसको हम लिखते थे C इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, राइट. बट जब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो इसका एक दूसरा फॉर्म भी हमको देखने को मिलता है. सो अगेन हम वही हमारे बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करेंगे, दैट इज इनकम इज इक्वल टू सेविंग प्लस कंजम्पशन. ठीक है, अभी मैं इसी को उल्टा लिख रही हूँ कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन. ठीक है, अभी यहाँ पर आपको ये भी पता है कि कंजम्पशन की वैल्यू हमेशा C बार प्लस B ऑफ वाई रही है, वेर इन C बार मतलब होता था अपना ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B ऑफ वाई. B स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड वाई इज योर इनकम. ठीक है, इसका मतलब कि कितना हमारा इनकम के चेंज आने से कंजम्पशन पर चेंज आता है ना, उसको हम डिराइव करते थे MPC और इनकम से. तो इन दोनों का ही प्रोडक्ट हमको ये बताएगा कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन के अलावा जो चेंज इन इनकम आया है उससे हमारे एडिशनल कंजम्पशन पे क्या फ़र्क पड़ा है. एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस B ऑफ वाई विल टेल यू द टोटल कंजम्पशन इन द इकोनॉमी. तो ये जो C की वैल्यू है, अब हम इस इक्वेशन में S इज इक्वल टू वाई माइनस सी में हम C की बड़ी वाली यानी कि जो इक्वेशन वाली वैल्यू है उसको पुट करेंगे. तो S इज इक्वल टू वाई माइनस C बार प्लस B ऑफ वाई, राइट. तब हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, सो द S इज इक्वल टू वाई माइनस C बार प्लस B ऑफ वाई. ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन की बात करी. तो जब हम इसमें से बाहर निकालेंगे टर्म्स को तो y इज इक्वल टू माइनस C बार हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस B ऑफ वाई हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर हम ये जो y है इसको कॉमन ले लेंगे तो माइनस C बार इज इक्वल टू, अगर मैं y बाहर निकालूँ तो 1 माइनस B हमारे पास बचेगा. दिस इज वॉट इज गोना कम एट द एंड. ठीक है, और यही हमारी इक्वेशन कहलाएगी सेविंग की. ठीक है, तो सेविंग इज नथिंग बट नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस इनकम इन 1 माइनस बी. अब जैसे हमने पढ़ा कि B स्टैंड्स फॉर MPC और हमने रिसेंटली इक्वेशन पढ़ी कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, तो इससे हमें पता चलता है कि MPC की वैल्यू या फिर MPS की वैल्यू रैदर आएगी 1 माइनस MPC, राइट. तो इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है. ठीक है, तो हियर एज B स्टैंड्स फॉर MPC, 1 माइनस B रेफर्स टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव MPS.
तो माइनस आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस वाई यानी कि इनकम इनटू एमपीएस विल गिव यू द सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी। तो बेसिकली जैसे कि आपको मैथ्स में डेरिवेशंस होती है, दिस इज अ मेयर डेरिवेशन विच यू शुड नो एंड विच यू शुड अंडरस्टैंड, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे इसका कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं बनता है। Now talking about one of the very important topic of this chapter, that is derivation of saving curve out of the consumption curve। यानी कि consumption curve में से saving curve में से हम लोग आई एम सो सॉरी कंजम्पशन कर्व में से हम सेविंग कर्व बनाने वाले हैं। सो वाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग दीज नोट्स आई फेल्ट कि यार ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं स्क्रीन पे खुद बना बना कर आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये काम करने वाला है। सो दीज नोट्स आर जस्ट फॉर योर रेफरेंस। आपको स्क्रीन पर ही ध्यान देना है व्हेन वाइल आई एम एक्सप्लेनिंग यू। तो बेसिकली हमको डिराइव करना है सेविंग कर्व, यानी कि ये सेकंड पार्ट होगा और फर्स्ट पार्ट होगा आपका कंजम्पशन कर्व। सो कंजम्पशन कर्व इज व्हाट यू हैव टू मेक एंड आउट ऑफ दैट यू हैव टू मेक द सेविंग कर्व। तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारा कंजम्पशन कर्व कुछ इस तरह दिखता है। हमारा कंजम्पशन कर्व वेर इन द 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंट्स आपका इनकम एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट्स योर कंजम्पशन। ठीक है, तो जब भी हम लोग ये ग्राफ बनाते हैं तो ये जिस पॉइंट है जिस पे आपका इनकम और कंजम्पशन मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। वेर वाई इज इक्वल टू सी, मतलब आपने जितना इनकम कमाया है उतना पूरा का पूरा कंज्यूम कर लिया, खर्च कर लिया। इससे ये भी पता चलता है कि आपकी इस पॉइंट पे सेविंग क्या रही होगी, ज़ीरो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक और कर्व बनाऊंगी जहाँ पर मैं सेविंग को रिप्रेजेंट करूंगी। एज वी ऑल नो सेविंग जो है हमेशा नेगेटिव से स्टार्ट होती है, क्योंकि हमको हमेशा इवन इफ देर इज नो इनकम द कंजम्पशन आर सपोज टू बी डिराइव्ड आउट ऑफ द सेविंग्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर हम इस तरह से डैश लगा लेंगे और इससे पता चलेगा कि यहाँ तक जो है आपका माइनस में सेविंग चल रही होगी और उसके बाद से यहाँ पर आपकी पॉजिटिव सेविंग चलेगी। तो ये जो पॉइंट है ये एस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट होता है इन अ सेविंग कर्व। हियर दिस वाज कंजम्पशन, दिस वाज इनकम, हियर दिस इज इनकम एंड दिस इज सेविंग। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जहाँ पर कंजम्पशन एंड इनकम मीट कर रहे हैं वहाँ पर एस विल ऑलवेज स्टैंड जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से पहले ग्राफ को ध्यान में रखते हुए सेविंग ग्राफ बनाया है और इसी को डेरिवेशन कहते हैं। व्हेन दिस क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम, आपको पहले दोनों ग्राफ बनाने हैं और फिर सेपरेटली इन दोनों ग्राफ को एक्सप्लेन करना है और फिर डेरिवेशन के टाइम पे आपको y इज इक्वल टू सी प्लस एस और y इज इक्वल टू सी एंड s इज इक्वल टू जीरो बताकर ब्रेक इवन पॉइंट समझाकर और फिर इस ग्राफ को यानी कि इस क्वेश्चन को एंड करना है। सो द ग्राफ, द एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ द ग्राफ्स आर प्री रिक्विजिट्स एंड ऑफ कोर्स दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करने के लिए इनकी मार्किंग प्रॉपरली नहीं करी है, बट यू आर मेंट टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन योर एग्जाम्स। So that was it about the derivation of saving curve. Talking about the next topic, that is investment function। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? अभी हमने सेविंग फंक्शन पढ़ लिया, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया, तो भाई एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का जिस पर आते आते बच्चे काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बट अगेन इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट आपको पता है, एनीथिंग विच इज एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक उसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं आपका। तो यहाँ पर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू क्रिएट न्यू और एडिशनल कैपिटल असेट या कैपिटल स्टॉक, उसी को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। जितना भी खर्चा आपने नए इन्वेस्टमेंट पे करा है उसी को इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। सो हियर आई एम राइटिंग इट इन द शॉर्ट फॉर्म IA। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जो कि चेंज इन इनकम से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, प्लस ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं। सो देर आर 2 पॉइंट्स विच यू आर सपोज टू कीप इन माइंड। फर्स्टली दे आर डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट और दे आर डन टू with the profit motive। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, दे आर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंज इन इनकम। ठीक है, जितना इनकम में चेंज आएगा उतना इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा। जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे और जितना कम इनकम होगी उतना कम इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। सो दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स, इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर हमने लिया इनकम। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपके इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली चेंज आने वाला है। सो दीज आर नोन एज द इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स।
नाउ टॉकिंग अबाउट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, जहाँ वर्ड आता है ऑटोनोमस, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जब भी ऑटोनोमस वर्ड आएगा यू जस्ट हैव टू मेक दिस पॉइंट क्लियर इन योर माइंड दैट वेन एवर ऑटोनोमस वर्ड्स कम इन एन डेफिनेशन इट मीन्स समथिंग विच इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम। ठीक है, तो जैसे कि नाम है वैसा ही काम है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं विच आर नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इनकम से इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये इन्वेस्टमेंट जो होते हैं ये आपकी बेसिक नीड्स होती हैं या फिर एक नेसेसिटीज़ में काउंट होती हैं, और इससे प्रॉफिट का मेजर एम आपका प्रॉफिट नहीं होता है। प्रॉफिट इज़ नॉट द ओनली एम आउट ऑफ द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसका ग्राफ लुक्स लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट और यहाँ पर इनकम लिया है। इसका ग्राफ हमेशा एक कांस्टेंट रो में होता है और एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है, जिससे कि इनकम के चेंज होने पर इनकम कम हो जाए, इनकम बढ़ जाए या इनकम मतलब कि वो भी कांस्टेंट रहे, इन्वेस्टमेंट विल नॉट गेट अफेक्टेड। तो इसको कहा जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इसी तरह से हमने ऑटोनोमस कंजम्पशन भी पढ़ा था। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स याद होंगे। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास दो डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है, या फिर दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको सोच कर ध्यान में रखकर हम कोई भी इन्वेस्टमेंट पे पैसा लगाते हैं। द फर्स्ट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली इस पॉइंट का मतलब है कि किस तरह या फिर कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको एक इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला है। ठीक है, तो MEI इसका शॉर्ट फॉर्म होता है और इट रेफर्स the fact that how much return are you going to get out of the new capital or new investment you have done। ठीक है, अब इसके दो और इसी के सब पार्ट्स होते हैं MEI के। फर्स्ट होता है सप्लाई प्राइस। ठीक है, तो कितने रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी सप्लाई प्राइस क्या है। सप्लाई प्राइस होती है आपकी कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट। ठीक है, तो सप्लाई प्राइस मतलब आपने कितने रुपए में उसको खरीदा है, या फिर जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसको रिप्लेस करने के लिए, या फिर उस टाइप के इन्वेस्टमेंट की प्राइसिंग क्या चल रही है। सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट इन लैंड। ठीक है, तो आपकी लैंड क्या प्राइस देखोगे, क्या प्राइसेस उसकी जनरली चल रही हैं, उसको कहा जाएगा सप्लाई प्राइस। ठीक है, दूसरा होता है पर्सपेक्टिव यील्ड। पर्सपेक्टिव यील्ड का मतलब होता है कि कितना रिटर्न्स आपको उस कैपिटल से लॉन्ग टर्म में होने वाला है। ठीक है, हम जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ करते हैं कि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देगा। तो हम पर्सपेक्टिव यील्ड से ये फाइंड आउट करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट हमको कितना ज़्यादा फायदा देगा इन द लॉन्ग रन। ठीक है, तो ये होता है आपका पर्सपेक्टिव यील्ड। टुगेदर बोथ ऑफ देम आर कॉल्ड एज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये आपको बताता है कि बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट की कितनी कॉस्ट है, कितना उसका सप्लाई प्राइस है, और कितना वो लॉन्ग टर्म में आपको पैसे देने वाला है या फिर रिटर्न्स देने वाला है। तो ये तो हो गया भैया सिक्के का पहला पहलू। दूसरा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ROI के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंसिंग द इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये वो कॉस्ट होती है जिस पे आपने आपका असेट खरीदा होता है। ठीक है, तो जो भी प्राइस है जिस पे आपने अपना असेट खरीदा है, जहाँ से आपने रुपीज़ अरेंज करे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ डेफिनेटली नॉट अ स्मॉल डील। ये हमेशा हमको आप ज़्यादा पैसे में करनी होती है और उसके लिए आप कहीं ना कहीं से पैसे उठाते हो। ठीक है, तो जब भी आप कहीं ना कहीं से पैसे ले रहे हो तो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ता है। ठीक है, तो वो एक हो गया आपका पॉइंट कि आपने कहाँ से पैसा बोरो करा है। और मार्जिनल एफिशिएंसी आपको ये बताएगी कि आपको कितना पैसा उस इन्वेस्टमेंट में लगाना है। दीज बोथ टर्मिनोलॉजी आर सपोज टू बी कंपेयर्ड। ठीक है, इन दोनों को आपको कंपेयर करना पड़ेगा, कितना मेरे को मिल रहा है और कितना मैं लगा रहा हूँ। MEI इस कितना मिल रहा है, ROI इस मतलब कितना मैं लगा रहा हूँ। इफ द इन्वेस्टमेंट्स MEI इज मोर देन ROI, इट मीन्स दैट योर मनी इज वर्थ इन्वेस्टिंग। इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट सही जगह कर रहे हो और आपको इससे अच्छी खासी रिटर्न्स मिलेगी, एंड इट विल बी अ फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट। और अगर आपका उल्टा सिनेरियो होता है जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा भरना पड़ रहा है MEI से, मतलब आपको जितने में आपने खरीदा है वही आपको भारी पड़ रहा है और उतने आपको रिटर्न्स ही नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये वाली सिचुएशन जो है दिस विल बी द लॉस सिचुएशन। तो आप एक इन्वेस्टमेंट को तब तक यूटिलाइज कर सकते हो जब तक MEI डज नॉट टर्न्स टू ROI। लाइक जब MEI और ROI की वैल्यू इक्वल ना आ जाए तब तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है,
So these were all the big terms in your chapter and there how your chapter ends. अब यहाँ पर बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि 1-2 नंबर में बोर्ड्स पूछ सकता है, और या फिर जस्ट फॉर जनरल नॉलेज ये आपको पता होना चाहिए। इसमें से एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स हैं ये आपको आईईडी क्लास 12th आईईडी में काम आएगी, बट बाकी सब चीज़ें हैं वो आप जल्दी से समझ लीजिए। फर्स्ट है एक्स एंटे सेविंग्स। एक्स एंटे और एक्स पोस्ट ये बेसिकली दो ऑपोजिट टर्म्स है, जिसमें एक्स एंटे स्टैंड्स फॉर आपका हो गया प्लान्ड, और आपका एक्स जो है पोस्ट है इसको कहते हैं एक्चुअल। ठीक है, तो ये वर्ड्स आपको आपकी बुक में या फिर नोट्स बनाते टाइम लिख लेना है। तो एक्स एंटे यानी कि प्लान, एक्स पोस्ट यानी कि एक्चुअल। ठीक है, तो एक्स एंटे सेविंग ऐसी सेविंग्स हो गई है जो कि एक इकोनॉमी में प्लान की जाती है। अभी जैसे हमने 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पहले फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ रखा है, उस हिसाब से सेविंग करने का जो दायरा है ये हाउस होल्ड को दिया जाता है। लाइक इट इज़ बीइंग अज्यूम दैट हाउस होल्ड आर गोइंग टू सेव मनी। ठीक है, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ये कौन करता है, प्रोडक्शन यूनिट्स करती है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स आर मेंट और आर अज्यूम्ड टू इन्वेस्ट देयर मनी, है ना, इनका काम क्या है, अपने मनी को इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स एंटे सेविंग्स आर ऑल दोज सेविंग्स विच आर planned to occur in the future or in the coming financial year by the household। ठीक है, exposed सेविंग्स क्या होती हैं, एक्सपोज सेविंग्स आर दी एक्चुअल सेविंग्स विच हैज़ हैपेंड। ठीक है, तो एक्चुअल सेविंग जो हुई होती है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो कहलाती है आपकी एक्सपोज सेविंग। इसी का उल्टा है एक्स इंटे इन्वेस्टमेंट जो कि प्लान होते हैं बाय द प्रोडक्शन यूनिट्स, और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट्स जो कि आप एक्चुअली करते हो इकोनॉमी में और अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में। और एक इकोनॉमी में ये अज्यूम किया जाता है कि आपकी एक्सपोज सेविंग्स एंड एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, अब ये जो है आई जस्ट वांट यू टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दैट एक्सपोज सेविंग्स एंड एक्सपोज इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल in the comment section. If you will be able to solve it, well and good, otherwise I'll drop the answer in the comment section very soon। ठीक है, अब इतना तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आता है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो यार ये एक इकोनॉमी में एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर जितने भी लोग एक काम कर सकते हैं और काम करने को इच्छुक हैं वो गिवन वेज रेट पर या फिर गिवन इनकम पर काम कर रहे हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। और ये पूरी इकोनॉमी की बात है, यानी कि इकोनॉमी में व्हेन ऑल द पीपल हु वांट टू वर्क एंड आर एबल टू वर्क आर गेटिंग द वर्क एट द गिवन वेजेस विदाउट हैविंग एनी डिफिकल्टी, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब ये नहीं कि पूरा नेशन काम कर रहा है, इसका मतलब जो काम करना चाहता है और जो काम कर सकता है, दोनों सिचुएशन। सी अ person who is old also wants to work but his abilities or physical capabilities does not allows him to work। ठीक है, तो वो एक अलग सिनेरियो हो गया। तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एक ऐसा सिनेरियो जहाँ पर इकोनॉमी में जो चाहते हैं वो काम कर पा रहे हैं और गिवन वेज रेट पे कम कर पा रहे हैं और बिना किसी डिफिकल्टी के काम कर पा रहे हैं। इसी का उल्टा होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर एक इकोनॉमी में लोग काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा वो लोग सक्षम भी हैं पर उनको काम मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ टॉकिंग अबाउट टू अदर टर्म्स, पहला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो फ्रिक्शन से ही आपको समझ आ रहा होगा चेंजेस। तो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लोगों को काम नहीं मिल रहा है फॉर सर्टन पीरियड, और ये पीरियड क्या होता है, व्हेन यू लीव वन जॉब एंड यू आर अबाउट टू जॉइन द अनदर जॉब, सो द डिफरेंस बिटवीन दैट पर्टिकुलर टाइम इज कंसिडर्ड एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये ऐसा टाइम होता है जब आप काम एक जगह कर चुके हो और दूसरी जगह करने वाले हो, तो उसके बीच का टाइम कहलाता है व्हेन यू आर अनएम्प्लॉयड, सो दैट पर्टिकुलर टर्म इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड थिंग इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यार ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर स्ट्रक्चर मैच नहीं हो रहा, विच मीन्स दैट देर इज अ मिसमैच बिटवीन द अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर। यानी कि एक इकोनॉमी में लोगों को इस टाइप पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग चाहिए काम करने के लिए एंड दे रियली वांट देम टू वर्क, लाइक सीट्स आर ऑलरेडी एम्प्टी, बट जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं नेशन में दे डोंट possess द स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मिसमैच सिचुएशन हो जाती है। लाइक टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल हायर एजुकेटेड और एटलीस्ट लिटरेट इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब जो लोग मतलब जिन्होंने पढ़ाई वढ़ाई नहीं की है एंड दे आर गुड इन देयर फिजिकल स्किल्स, दे
really searching for job but they are not getting because there is a mismatch between the demand and the supply. ठीक है, तो ये कहलाता है आपका structural unemployment. By this we are done with the chapter that is aggregate demand and its related concepts. So I have actually uploaded 3 videos और उसमें मैंने पूरा chapter complete करा है. So I hope आपने तीनों parts देखे होंगे and you have got all of them. अब जो इस यूनिट के बाकी सारे डिमांड से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, जैसे कि डेफिसिट डिमांड हो गया या फिर जो बाकी सारे चैप्टर हैं, आई विल बी अपलोडिंग दैम सून. इसके अलावा मैंने बाकी सारे जो 12th के चैप्टर है अदर देन द यूनिट डिमांड, मैंने सारे हमारे चैनल पे अपलोड करके रखे हैं, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आई लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो आई हैव अपलोडेड द राइटिंग स्किल्स वीडियोज विच आर यूजफुल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, 10th, 11th, 12th, anybody. I have discussed the basic and correct formation and way of writing different topics and writing skills. So I'll leave the link of the same in the description box too. Now if you like the video, please hit the like button, do share it with your friends, and please try to promote my channel if you feel it is worth doing. और इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है and that answer of the question, please type it in the comment section below and do subscribe to my channel. Thank you.